सो वेल गाइस, आप लोगों का एक शानदार वीडियो में स्वागत है। आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं जिनको क्रिप्टो टेक्स और टेक्स के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। इनको काफी बड़े बड़े एक्सचेंज के ओनर तक फॉलो करते हैं एंड इनसे बहुत कुछ सलाह मशवरा लेते हैं और क्रिप्टो के बारे में जो भी टैक्स का रूल रेगुलेशन है उस पर चर्चा करते हैं। मेरी ऑडियंस काफी ज्यादा परेशान है। जो नया बजट आया हुआ है उसको लेकर के सिर्फ यह भाई क्रिप्टो टैक्स के बारे में नहीं बल्कि जो भी बजट में टैक्स पेश हुआ है नॉर्मल टैक्स उसके बारे में भी बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस लोगों का भर भर के सर सवाल आया हुआ है, मैंने पूरा नोट डाउन किया हुआ है। लिटरली आप थक जाएंगे। तो सारे सवाल का हम लोग जवाब लेंगे। होप कि अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। स्वागत है सोनू सर मेरे चैनल पर। यस, थैंक यू सो मच भाई। मतलब डीएमसी चैनल पर आकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। और आज आज कम्युनिटी के सारे जो भी क्वेश्चंस है बजट के ऊपर, जो कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत लोग डरे हुए हैं कि किसी ने बोल दिया 70% टैक्स लगेगा। हाँ वैसे हाँ वैसे भाई बहुत भाई। सारे अफवाहें फैल रही थी। तो आज के इस वीडियो में हम अपन पूरा कवर करेंगे कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है और कम्युनिटी कैसे क्रिप्टो टैक्स को कंप्लाई कर सकते हैं बिना कोई मतलब पेनल्टी पे किए। पहले तो भाई आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज। राइट, एब्सोल्युटली। तो जब मैंने क्रिप्टो का अपना जर्नी स्टार्ट किया था 2018-19 में, जी। तो मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग से स्टार्ट किया था। तब पूरा बिटकॉइन का वो इनिशियल फेज था जहाँ पर बिटकॉइन मास अडॉप्शन के ऊपर जा रहा था। दुनिया भर में लोग बात कर रहे थे कि ये बिटकॉइन नाम की चीज है, जिसको आप यूज करके ओके। आप इट्स उसकी यूटिलिटी को समझा जा रहा था। तब मैंने ज्वाइन किया था। फिर मेरे ज्वाइन होने के 6 से 8 महीने के अंदर आरबीआई ने बैन लगा दिया कि अभी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस काम नहीं कर सकते बैंक्स के साथ। तो फिर उसका केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जो हम सबको पता है कि फिर वो आरबीआई का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था। पर फिर भी आज भी वो इशू अभी तक भी है कि इंडियन एक्सचेंजेस को प्रॉपर बैंकिंग एक्सेस नहीं मिलता है। हाँ। स्टिल पर उस प्रोसेस के बाद 18-19 के बाद 2020 में जब मैंने सोचा कि भाई टैक्स फाइलिंग करना है, क्योंकि ट्रेडिंग हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो टैक्स फाइलिंग तो करना पड़ेगा। पर हम्म। क्रिप्टो का एक मेजर चैलेंज आता है कि हम क्रिप्टो टू क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं हर बार। कि मैंने बिटकॉइन को यूएसडीटी में कन्वर्ट किया, यूएसडीटी को इथेरियम में किया, फिर इथेरियम को डोज में स्वैप कर दिया। तो अभी सबका प्रॉफिट निकाला कैसे जाए, क्योंकि आईएनआर में तो कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड हुआ है। तो हम्म। वहां से मेरी क्रिप्टो की जर्नी स्टार्ट हुई। तो 2020 से आज तक मैं सिर्फ क्रिप्टो टैक्स ही करता आया हूँ। तो आई वर्क एक्सक्लूसिवली जो अपना क्रिप्टो कम्युनिटी है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आज जो भी मतलब क्रिप्टो टैक्स सॉफ्टवेयर्स है दुनिया भर में, चाहे कॉइनली हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो हाँ। सबके इंडिया टैक्स इंजन मैंने बनाए, रिव्यू किए, उनको अपडेट किया, ताकि मतलब इन्वेस्टर्स को इजी हो जाए। तो आज लगभग 10 से 15 ऐसे ग्लोबल सॉफ्टवेयर है जो इंडियन यूजर्स के लिए कस्टमाइज्ड है। हाँ। फिर उसके अलावा, यस, तो उसके अलावा पिछले पिछले 4 सालों से हेल्पिंग क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, क्रिप्टो स्टार्टअप्स टू प्लान देयर टैक्सेस। उनके टैक्सेस को प्लान करके आप कैसे अपना टैक्स मिनिमाइज कर सकते हो, कैसे सही से आईटीआर फाइल करके आप सारे पेनल्टीज नोटिस से बच सकते हैं। तो दिस इज ऑल जो मैंने किया है अभी 4 साल से। जी भाई, हम लोग इस वीडियो में पूरा सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि लोग पूछते हैं कि टैक्स का जो है बचाने का मतलब कि एक आम भाषा में बोलें कि टैक्स कैसे बचाया जाए, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको बोलेंगे कि मिनिमाइज कैसे किया जाए। यस। कम से कम टैक्स देना पड़े और लीगल भी रहे, ये नहीं कि हम टैक्स भी छुपा लें, गवर्नमेंट को दिक्कत पड़े। क्योंकि अभी एक न्यूज देखने को मिली है कि अगर आप अनडिस्क्लोज क्रिप्टो कहीं पर आप रखे हैं जिसको आप बता नहीं रहे हैं तो उस पर 70% तक पेनाल्टी लग सकती है, ऐसा न्यूज हमें देखने को मिला है। तो भाई अब हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। सर पहले ये बताइए कि जो अभी एक टैक्स मतलब क्रिप्टो को छोड़ें, अभी जो नॉर्मल टैक्स का बजट आया हुआ है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि 12 लाख और 12.75 लाख करके अगर आपकी इनकम एनुअल तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। वहीं दूसरी तरफ आपको एक स्लैब भी मिल जा रहा है जिसमें 4 से 8 लाख 6 लाख करके लिखा गया है, 5% 10%। तो लोगों के बीच कंफ्यूजन है कि यह क्यों है, जब 12 लाख तक फ्री है तो यहां से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए। राइट, एब्सोल्युटली भाई। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि 12 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना है, और फिर इसके साथ साथ स्लैब क्यों दिया गया, इसका एक मेन रीजन है कि आपका 12 लाख तक टैक्स जीरो नहीं होता है, टैक्स के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है।
यानी कि अच्छा, आपका जो ऐसा है। 4 लाख से 12 लाख तक का जो इनकम पर स्लैब से टैक्स लगेगा, उसका आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आपका पूरा इनकम 12 लाख तक है। ये क्रिप्टो इन्वेस्टर्स पर अप्लाई नहीं होता है, ये मैं पहले बता दूं। मतलब ये सिर्फ नॉर्मली अगर है। आपको, यस, नॉर्मली अगर आपको सैलरी इनकम मिल रहा है या फिर आपका कोई बिजनेस है जिसमें से आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वहां की जो इनकम है, वो अगर आपकी 12 लाख तक है तो आपको टैक्स में पूरा 100% डिस्काउंट मिलेगा। और अच्छा, अगर मतलब आपका, ये छूट है। ये एक छूट है, एक डिस्काउंट है। तो अगर इसका नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो मेरा 12 लाख 75 लिमिट हो जाता है, क्योंकि सैलरी वालों को एक एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000 रुपीज का। तो पहले अपने सैलरी से वो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है, फिर जो भी आपका सैलरी बचेगा वो अगर 12 लाख तक है तो आपका टैक्स पूरा 100% डिस्काउंट हो जाएगा। अभी तीसरे केस पर आते हैं कि क्या होगा अगर मेरा इनकम 13 लाख रुपए है। तो जब मेरा इनकम 13 लाख रुपए है तो मैंने वो 12 लाख की तो लिमिट क्रॉस कर दी जहां तक डिस्काउंट मिलता था, तो अभी 13 लाख जी। पर मेरे को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यानी कि जब मेरा इनकम 13 लाख होगा तो मैं फिर से स्लैब पर जाऊंगा, स्लैब से एक एक करके मैं अपना टैक्स कैलकुलेट करके आऊंगा। तो यही रीजन है कि वो स्लैब दिया गया है 0 to 4 लैक्स, 4 to 8 लैक्स वैसे करके, ताकि जिन लोगों का 12 लाख क्रॉस हो रहा है वो लोग 4 लाख से टैक्स देना शुरू कर सके। ठीक है, अभी मैं आसान शब्दों में पूछना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई सैलरीड पर्सन हूं, जो कि हूं नहीं, सपोज दैट मान लेते हैं कि मैं 12 लाख ये एनुअल कमाता हूं। पर मंथ मेरा हो हम्म। गया 1 लाख करके, या थोड़ा बहुत इधर उधर है, लेकिन कुल मिल मिला करके 12 लाख मेरी सैलरी है एनुअल। हम्म। तो मेरा इनकम हो गया। तो क्या मुझे टैक्स भरने की जरूरत है या नहीं? यहाँ पर आपको टैक्स पे नहीं करना है, आपका टैक्स जीरो रहेगा, पर आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। आईटीआर, हाँ। अच्छा, इस आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि आईटीआर और टैक्स में क्या अंतर होता है, क्योंकि लोगों के बीच कंफ्यूजन है। और दूसरी चीज, जैसा कि आप बता रहे थे कि 12.75 लाख पर भी कुछ डिस्काउंट है एडिशनल। तो हम्म। जैसे कि मैं 12.75 लाख कमाता हूं, तब भी मुझे कोई भी चार्ज नहीं देना है, मतलब ये टैक्स? सिर्फ सैलरी वालों के लिए है। जो सैलरी टैक्स पेयर है जिनको 12 लाख 75,000 तक का सैलरी मिलता है, उनको उनका हाँ। टैक्स 100% डिस्काउंटेड हो जाता है। अच्छा, मतलब कि जैसे मेरा कोई बिजनेस है, तो उस पे हम्म। 12 लाख मैं कमा रहा हूं, तो मेरा मतलब 12 लाख तक ही लिमिट है। यस, अगर आपका बिजनेस में 12 लाख 75,000 हो जाता है तो फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि मेरी कोई शॉप है, मान लीजिए आइसक्रीम की दुकान है, तो वहां से हम्म। मैं अगर 12 लाख कमाता हूं, तो मुझे टैक्स नहीं देने हैं, आईटीआर फाइल करने यस। हैं। यस। अगर वही 10-5 हजार ज्यादा हो जाएगा, तो उस पर टैक्स लगेगा, या फिर पूरे स्लैब में मैं आ जाऊंगा, कैसे? हाँ, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपका 12 लाख तक का इनकम है, जैसे आपके आइसक्रीम की दुकान है, पहला केस है कि आपका हम्म। 12 लाख का इनकम है, 12 लाख जी। पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। दूसरा नहीं। केस है कि आपका 13 लाख का इनकम है। अगर आपका तेरह हम्म। लाख का इनकम है तो आपका 70,000 के आसपास का टैक्स बनेगा जो आपको पे करना पड़ेगा। अब 12 और 13 के बीच में एक यूनिक केस आ जाता है, जो है कि अगर मेरा इनकम समझे 12 लाख 10 हजार है, हम्म। यानी कि सिर्फ 10 हजार ज्यादा है उस 0% टैक्स के लिमिट से। तो हम्म। यहाँ पर अगर आप स्लैब रेट के हिसाब से अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा 61,000 रुपीज। जी। अभी 10 हजार अगर आपने ज्यादा अर्न किया है, उसके ऊपर 60 हजार का टैक्स लग रहा है, ये नाइंसाफी है। हाँ। क्योंकि 10 हजार पर मैं कोई 60 हजार का टैक्स पे नहीं करने वाला, तो यहाँ पर तो सरकार इस ने बोला कि इस केस में आपको सिर्फ 10 हजार का टैक्स पे करना है, आपको 60 हजार का पे नहीं करना है। हाँ, तो ओके। जब तक आपका बिजनेस इनकम 12 लाख 75,000 तक है, हम्म। वहां तक आपको ये ऐसा प्रोसेस चलेगा कि आपका जो इनकम है उतने का ही आपको टैक्स देना है। एक बार आपने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया, फिर जो भी टैक्स रहेगा वो आपको पे करना है। जैसे हमने देखा कि 13 लाख के केस में मेरा 71,000 के आसपास का टैक्स बना था, तो मेरा इनकम जो एक्स्ट्रा हुआ, 12 लाख से जो एक्स्ट्रा हुआ वो 1 लाख का इनकम हुआ। हम्म। तो पर मेरा टैक्स 71,000 बन रहा है, जो कि 1 लाख से कम है, तो इस केस में मेरे को पूरा पे करना है। लेकिन वही अगर मेरा 12 लाख 10 हजार का सैलर 10 हजार का बिजनेस इनकम बना आइसक्रीम की दुकान से, तो मैंने हम्म। कमाया सिर्फ 10 हजार एक्स्ट्रा, तो इस केस में मेरा जो मैक्सिमम टैक्स पेएबल होगा वो सिर्फ 10 हजार ही होगा, क्योंकि मैं 10 हजार पर 60 हजार पे नहीं करूंगा। कि जैसे मेरी 12 लाख जो भी मेरा है, जीरो वहां पे आता है, फिर 10 हजार मेरा बढ़ गया, तो उस 10 हजार पर टैक्स लगेगा, या फिर पूरे, मतलब कि उस बारह दस दस हजार पे? पर आपको 10 हजार वो पूरा आपका टैक्स में जाएगा।
मतलब 10,000 पूरा हमें टैक्स में देना है। यस, 10,000 आपका पूरा टैक्स में जाएगा। इसका एक बार मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ जो मैंने जी बनाया जी था। तो अभी जैसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर मेरा इनकम 12,10,000 बनता है, जी। तो मेरा जो टैक्स बनेगा स्लैब रेट के हिसाब से, क्योंकि मैंने अभी 12 लाख का लिमिट क्रॉस कर दिया है, यानी कि वो डिस्काउंट मेरा चला गया, तो अभी मैं स्लैब रेट हम्म से कैलकुलेट करूंगा। तो जब मैं स्लैब हम्म रेट से कैलकुलेट करूंगा, मेरा टैक्स बन रहा है 61,500 का। हम्म। जबकि मेरा अर्निंग जो हुआ है वो सिर्फ 10,000 ज्यादा हुआ है। तो इस केस जी में भाई। मेरा जो मैक्सिमम टैक्स बनेगा वो सिर्फ 10,000 का बनेगा, ना कि मतलब मुझे 10,000 61,500 का। पे करना पड़ेगा, जो 10,000 मेरा एक्स्ट्रा अर्न हुआ है, ना कि यस, सिक्सटी वो पूरा। हाँ, ना वन कि सिक्सटी थाउजेंड वन जी। थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो वैसे ही अगर आपने 12,50,000 कमाया है, तो आपका टैक्स स्लैब हम्म रेट के हिसाब से बनेगा 67,500। पर क्योंकि हम्म आपका जो अर्निंग्स हुआ है वो टैक्स से कम है, 50,000 हम्म। 67,500 से कम है, तो मेरा जो टैक्स पेबल रहेगा वो 50,000 ही रहेगा। जी भाई। सिमिलरली अगर मैंने 12,70,000 भी कमाए, तो मेरा टैक्स बनता है हम्म। 70,500 का। जी। लेकिन मेरा जो एक्स्ट्रा इनकम हुआ है वो सिर्फ 70,000 का हुआ है, तो मेरे को सिर्फ हम्म। 70,000 पे करना है। जी। लेकिन अगर 12,75,000 मैंने क्रॉस कर दिया, तो वहां से मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जो 71,250 का मेरा टैक्स बनेगा वो पे करना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि 75,000 जो एक्स्ट्रा इनकम मेरे को हुआ है वो मेरे टैक्स अमाउंट से ज्यादा है। हम्म। तो मार्जिनल बराबर। रिलीफ ऐसे काम करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों को समझा देना चाहूंगा। इनके कहने का मतलब है जो टैक्स स्लैब जारी हुआ है, जैसे 4 से 8 लाख के बीच 5%, आठ ये से बारह के बीच 10%, 12 से 16 के बीच 15%। तो जो 8 से 12 के बीच टैक्स बन रहा है, वो आपका लगभग लगभग बनेगा कुछ 61 या 71%, कुछ ऐसा। इस वजह से वही जो आपका है डिस्काउंट है, ऐसा ठीक। यस। और जैसे एक लोगों के अंदर और डाउट है कि जैसे मान लीजिए कोई 12 लाख छोड़िए, 13 लाख छोड़िए, 14 लाख या 15 लाख कमाता है, ठीक है, उसकी एनुअल इनकम 15 लाख है, तो उसको क्या 12 लाख के बाद वाला जो 2 लाख बच रहा है उस पे, 2 लाख नहीं 3 लाख बच रहा है उस पे टैक्स देना है, या पूरा 15 लाख में हम जो है 15% का टैक्स देंगे? नहीं, तो ये स्लैब सिस्टम कैसे काम करता है ये मैं पहले समझा देता हूँ भाई। कि जी मैंने जैसे बताया कि स्लैब रेट हर किसी बंदे पर अप्लाई होता है। अभी 12 लाख तक नो टैक्स का मतलब है कि आपको कोई भी उस आपका जो टैक्स बनेगा स्लैब रेट के हिसाब से, उस पर आपको पूरा 100% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि टैक्स हाँ। फिर भी कैलकुलेट होगा, लेकिन उसमें से आपको वो पूरा का पूरा डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन जी। अगर मैं 12 लाख क्रॉस करता हूँ, तो फिर मेरे को वहां से टैक्स पे करना स्टार्ट करना पड़ता है। तो हम्म अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि मेरा 15 लाख का सैलरी है और सरकार ने बोला कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, तो यहाँ पर वो कंफ्यूजन का पॉइंट है कि मेरे को 3 लाख पे देना है या पूरे 15 लाख पे देना है। जी जी जी। तो इसका सही जवाब है कि आपको स्लैब रेट फॉलो करके जाना है। यानी कि उस 15 लाख को आप पहले स्लैब में डिवाइड कीजिए कि पहला 0 to 4 lakhs उस पर मेरे को कोई टैक्स नहीं देना है। दूसरा हम्म 4 से 8 लाख तक का है जिस पर मेरे को 5% देना है, तो वहां पर 20,000 का टैक्स बना। फिर 8 से 12 के बीच में मेरा 10% बनता है, वहां पर 40,000 का टैक्स बना। फिर 12 से 16 का जो है, मैंने पूरा बारह से हम्म। सोलह तो अर्न नहीं किया, मैंने सिर्फ 12 से 15 का किया है। तो इस 3 लाख पर मेरे को 15% से टैक्स कैलकुलेट करना है, जो कि आएगा ओके। 45,000 का। तो अभी 45,000 और पिछला हमारा 60,000 अगर हम मिला दे, तो 1,05,000 का अपना टैक्स बनेगा। तो जिस किसी ओके भी ओके। टैक्स पेयर का 12 लाख क्रॉस हो रहा है, उसको ये स्लैब सिस्टम फॉलो करके अपना टैक्स कैलकुलेट करना है। और अगर किसी का इनकम 12 लाख से 12,75,000 के बीच में है, वो ये मार्जिनल रिलीफ के लिए बेनिफिशियल होंगे, तो उनका वो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लगेगा, जहां पर आपका जितना एक्स्ट्रा इनकम हुआ है उतना ही आपको पे करना है एज ए टैक्स। ओके ओके। तो गाइस आप लोग समझ गए होंगे, काफी अच्छे से इन्होंने समझा दिया कि आपको 12.75 तक पूरा फुल रिलीफ मिल रहा है, जहां पर 0% आपको टैक्स देना है, मतलब वो डिस्काउंट है, टैक्स पेबल रहेंगे बट वो डिस्काउंट है। लेकिन वहीं अगर आप 13-14 लाख में जाते हैं तो आपको स्लैब रेट फॉलो करना है। पहला आपका 4 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, दूसरा 4 से 8 लाख के बीच आपको 8 लाख पर 5% देना रहेगा, एंड तीसरा आपका 8 से 12 पर 10% देना रहेगा, और आपको जो है
यहाँ पर 12 से 16 के बीच 15%, जो कि आपका 3 लाख ही होगा, क्योंकि 12 से 3 होता है 15, तो उस पे 5%, 15%, तो कुल मिलाकर के आपको टैक्स देना है, यानी कि स्लैब रेट फॉलो करना है। ना कि आपको डायरेक्ट जो है 15 लाख पे 15% का टैक्स लगेगा, बल्कि स्लैब रेट फॉलो करते हुए आएगा। यस एब्सोल्युटली भाई। ओके भाई, तो काफी अच्छे से आपने समझा दिया कि किस तरीके से यहाँ पर है टैक्स स्लैब। और भाई अभी लोगों के अंदर एक डाउट आ रहा है क्रिप्टो से लेकर के, तो इस पे क्या है? क्योंकि आप सबको पता है दोस्तों कि क्रिप्टो पर ऑलरेडी जो है यहाँ पर टैक्स लगा हुआ है, जो कि 30% टैक्स है, और वहीं 1% टीडीएस है। और आज एक जो है निर्मला सीतारमण ने एक स्टेटमेंट भी दिया है, उस पर हम लोग जिक्र करेंगे। तो 30% जो टैक्स है, उसका क्या सिस्टम है भाई क्रिप्टो पर, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। राइट भाई, तो अपना जो क्रिप्टो टैक्स का ओरिजिनल सिस्टम है, दो बजट 2022 में आया था, तो वही आज तक भी फॉलो होता है, उसको सरकार ने चेंज नहीं किया है। तो ये सिंपल सा अगर मैं समराइज कर दूं कि अगर आपको प्रॉफिट होता है किसी भी कॉइन में, किसी भी टोकन में, किसी भी एनएफटी में, जिस हम्म। भी ट्रेड में आपको प्रॉफिट होता है, उस ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड का आपको 30% पे करना है एज ए टैक्स। और तीस जिस परसेंट यस 30% आपका टैक्स रहेगा। फिर अगर आपका इनकम 50 लाख क्रॉस करता है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा वो सरचार्ज वगैरह लगता है। लेकिन इसके अलावा आपको 4% सेस भी देना पड़ता है। ये पूरा अपने आईटीआर प्रोसेस में वो कवर हो जाता है। बट ऐसे मोटा मोटा मान के चलिए कि अगर आपका 50 लाख से कम का इनकम है और आपको क्रिप्टो में प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका जो टैक्स रहेगा सब कुछ मिला के विल बी 31.2%। 31.2% इन द सेंस? इन द थर्टी सेंस अगर मेरे परसेंट को सौ मतलब? रुपए का 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो उस पर मैं 30% का टैक्स पे करूंगा, जो कि मेरा इनकम टैक्स बनता है। अभी इस इनकम टैक्स के ऊपर 4% का सेस लगता है, जो कि 1.2 रुपीज होता है। तो टोटल 31.2 रुपीज का मेरा टोटल टैक्स प्लस सेस बनता है। ये तो काफी अनफेयर है, क्योंकि यस, तो ये क्रिप्टो सिर्फ में आपको लोगों को, प्रॉफिटेबल ट्रेड। हाँ, जैसे अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ पूछना चाहूंगा, क्योंकि लोगों के अंदर काफी डाउट है। सब लोग तो जानते हैं कि 30% टैक्स है, लेकिन थोड़ा सा मैं रियल लाइफ सिनारियो रखता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरा बाइनेंस या कोई भी एक्सचेंज है, क्योंकि बाइनेंस भी F5 से रजिस्टर्ड है, मुद्रेक्स भी रजिस्टर्ड है जो कि इंडियन एक्सचेंज हो गया, कॉइन डीसीएक्स भी रजिस्टर्ड है। अभी हम लोग देखें तो फॉरेन एक्सचेंजों में बाइनेंस ठीक तरीके से रजिस्टर्ड है, बाकी में तो कुछ मुझे समझ में नहीं आता है। तो जैसे मैंने बाइनेंस में 100 यूएसडीटी डाला, क्योंकि वहां पर आईएनआर तो चलता नहीं है, तो हमने 100 यूएसडीटी डाला, और हमने खरीदा डोज कॉइन। तो डोज कॉइन खरीदते वक्त तो पहले 1% का टीडीएस लग जाएगा, ऐसा है क्या, जो टीडीएस वाला सिस्टम है? यस, तो टीडीएस वाला जो सिस्टम है वो अभी के लिए इंडियन एक्सचेंजेस पर एप्लीकेबल है और पी टू पी ट्रेडिंग पर एप्लीकेबल है। तो अगर आप अच्छा, देखोगे तो इंडिया में। बिनेंस कभी, हाँ, तो बिनेंस कभी आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, पर कुकॉइन आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो ये मतलब ये एक्सचेंजेस का अपना पोजीशन लिया हुआ है कि हम करेंगे नहीं करेंगे, ये उनके ऊपर है। बट अल्टीमेटली अगर आप पी टू पी कर रहे हो बिनेंस पे, तो और आप बाई कर रहे हो, आप पैसे आईएनआर दे के क्रिप्टो बाई कर रहे हो, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप 1% टीडीएस डिडक्ट करो और पैन, जो सेलर का पैन है वो कलेक्ट करके आप टीडीएस डिपॉजिट करो सरकार के पास। ये आप इनकम टैक्स ये वेबसाइट आपकी से जिम्मेदारी? इजीली कर सकते हो। ये बायर की जिम्मेदारी है अगर पी टू पी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो। अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस यूज कर रहे हो तो आपको टीडीएस का कोई मतलब टेंशन नहीं लेना है, सारा इंडियन एक्सचेंज आपके बिहाफ पे कंप्लाई करेगा। तो ये अच्छा। अभी के लिए टीडीएस हाँ। का सिस्टम है। ओके ओके। तो और दूसरी चीज कि जैसे अभी मैंने बोला कि मैं यूएसडीटी खरीद के या कुछ करके डिपॉजिट करके जो डॉज कॉइन खरीदूंगा, उस हम्म। पर टीडीएस हमें नहीं देना है, उस पर आपको टीडीएस नहीं देना है, क्योंकि क्योंकि हमने आप पहले एक ही खरीद इंटरनेशनल लिया है। एक्सचेंज, यस, क्योंकि आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो। जैसे अगर मैंने बिनेंस पर यूएसडीटी देके डोज लिया है तो बिनेंस मेरा टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। उसका हम्म। रीजन ये है कि टीडीएस तभी एप्लीकेबल होता है जब आगे वाला, यानी कि जो सेलर होता है, वो सेलर इंडियन रेसिडेंट होना बहुत जरूरी होता है। और बिनेंस पे तो दुनिया भर के लोग आके ट्रेड करते हैं। अभी आपका ऑर्डर किसके साथ एग्जीक्यूट हुआ है ये बता पाना नामुमकिन है। हम्म। राइट, तो उसी वजह से वो नहीं होता है। बट इसीलिए पी टू पी में आपको करना पड़ता है, क्योंकि पी टू पी में आपको पता है कि आप जिसको आईएनआर भेज रहे हो यूएसडीटी बाई करने के लिए, आगे वाले के पास इंडियन बैंक अकाउंट है, आगे वाले के पास इंडियन केवाईसी है, तो उस केस में वो है हम्म। तो इंडिया का ही बंदा। तो इसीलिए वहां पर आपका टीडीएस डिडक्शन मैंडेटरी हो जाता है एज अ बायर।
पर अदरवाइज आप बिनेंस पे कोई भी ट्रेड करोगे उस पर टीडीएस अभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर यही मैं किसी जैसे नॉर्मल एक्सचेंज, इंडियन एक्सचेंज पर आ जाऊं, मुद्रेक्स का हम्म। एग्जांपल ले लूं, तो मान लीजिए मैं वहां पर डिपॉजिट कर रहा हूं, मतलब आईएनआर ही डिपॉजिट करेंगे, वो हमारे बिहाफ हम्म। पर खरीद देता है यूएसडीटी। यस। फिर हम उस यूएसडीटी से यानी उस पैसे से मान लीजिए बिटकॉइन खरीद रहे हैं या कोर कॉइन खरीद रहे हैं, तो जो हम लोग कोर खरीद रहे हैं उस पे ऑटोमेटिक टीडीएस डिडक्ट हो जाता है या क्या सिस्टम है इसका? उस पर ऑटोमेटिक टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप कोई भी इंडियन एक्सचेंज यूज करोगे, मुद्रेक्स हो गया, कॉइन डीसीएक्स हो गया, जियोटस, जेपे, कोई भी एक्सचेंज आप हम्म। यूज करोगे इंडिया का, आपको टीडीएस का कुछ नहीं करना है, सारा एक्सचेंज आपके भी आप पे करेगा। ओके। तो जो हम बाइनेंस में 100 यूएसडीटी डाल के, पहले तो हम यूएसडीटी खरीद रहे हैं, तो वो तो टीडीएस उधर ही लग गया, यानी कि जब हम डोज यस। कॉइन खरीदेंगे तो कोई टीडीएस नहीं देना है हमें। वहां पर कोई टीडीएस नहीं देना है आपको। ओके, ये तो डाउट क्लियर हो गया। अब डाउट आता है प्रॉफिट वाला। जैसे हमने 100 यूएसडीटी डाला और 100 यूएसडीटी से हमारी हो गई प्रॉफिट मान लीजिए 20 यूएसडीटी, ठीक है? तो हमें उस 20 यूएसडीटी पर 30% टैक्स देना है, राइट? यस। जो कि छह यूएसडीटी कुछ होगा, हाँ। उस पे हमें देना है। लॉन्ग टर्म यस। शॉर्ट टर्म का कुछ ऐसा नहीं है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में होता है कि भैया आप लॉन्ग टर्म है तो आपको 12.5% देना है, शॉर्ट टर्म है तो कुछ 15 या 20% जो भी है। नहीं नहीं, वैसा कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं है भाई। तो क्रिप्टो के लिए फ्लैट टैक्स है। आप उसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपने प्रॉफिट किया है तो उस पर आपका फ्लैट 30% का इनकम टैक्स लग जाएगा। मतलब 30% टैक्स देना ही देना है। यस। अच्छा, अभी एक और डाउट आता है नॉर्मल लोगों का, जैसे बैंकिंग का। मान लीजिए कि लोग, बहुत सारे लोग यूपीआई करते हैं, ठीक है? हम्म। जैसे यार मित्र दोस्त को किसी को देना है पैसे, 50,000, लाख, 70,000 रुपए, कोई दे देता है लो दे दो, और कोई ऐसे रहते हैं नॉर्मल की भैया ट्रांजेक्शन मेरा करवा लो, मैं थोड़ा सा कमीशन ले लेना। तो उसका क्या है, क्या लिमिट है यूपीआई ट्रांजेक्शन का? नहीं, उसको ऐसे उस पे यूपीआई। मतलब कि जैसे मैं यूपीआई कर रहा हूं या मेरे यार मित्र दोस्त मुझे पैसे भेज रहे हैं यूपीआई के थ्रू, और यह हम्म। वह उनका ही पैसा है जो कि मेरी अर्निंग नहीं है, मेरी इनकम नहीं है, तो उसका क्या सिस्टम है? कैसे मैं साबित करूंगा कि भैया यह मेरी इनकम नहीं है, ना तो मुझे किसी कंपनी ने दिया है, ना तो कोई प्राइवेट सेक्टर से मिला है? तो कैसे मैं साबित कर पाऊंगा और कैसे टैक्स मुझे नहीं देना पड़ेगा? उसका क्या सिस्टम है लिमिट यूपीआई का? नहीं, जैसे अगर आपको यूपीआई यूपीआई का अगर कोई पैसा मिलता है या फिर आप किसी को भेज रहे हो, तो उसका पहले आपको सोर्स डिफाइन करना होता है कि वो पैसा आया कहाँ से। क्योंकि हर चीज शुरू वहीं से होता है। तो अगर मैं मेरे दोस्त को पैसा दे रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि उससे मैंने लिया था और वही मैं हम्म। रिटर्न कर रहा हूँ, तो इस केस में मेरे को बताना पड़ेगा कि मैंने लिया कहाँ था या फिर कैसे लिया हम्म। था। उसने हम्म। मेरे को कैश दिया था, उसने मेरे को क्रिप्टो दिया था, उसने मेरे बैंक में दिया था। तो ये जो कुछ भी है इसका एक रिपोर्ट आना चाहिए कि अगर मेरे को क्रिप्टो मिला तो मैं क्रिप्टो का रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। शायद मेरे वॉलेट में आया होगा, शायद मेरे एक्सचेंज में आया होगा, या फिर अगर मेरे बैंक में उसने भेजा था लास्ट ईयर, उसने भेजा था, आज मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ, तो लास्ट ईयर का मैं बैंक स्टेटमेंट निकालूंगा तो उसमें दिखेगा कि भाई मेरा दोस्त डीएमसी है, तो डीएमसी ने लास्ट ईयर मेरे को 1 लाख यूपीआई में भेजा था जो मैं अभी रिटर्न कर रहा हूँ। तो वैसे कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए ये बताने के लिए कि ये पैसा मेरे पास आया था जो मैं अभी रिटर्न कर रहा हूँ। अच्छा, तो जैसे ये शॉप वगैरह पे बहुत, जैसे किसी, कोई मान लीजिए क्लॉथ की, गारमेंट की शॉप हो गई, तो वहां पर जो यूपीआई लगा रहता है, सब पेमेंट करते हैं, तो वो कैसे आईटीआर फाइल होता है या कैसे सिस्टम उसका है? नहीं, तो अगर किसी का भी शॉप है और वो वहां पर वो यूपीआई पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनका अपना अकाउंटिंग सिस्टम होता है जिसमें वो ये सारे ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखते हैं कि हमारे पास किस दिन किस किस बंदे से कितना पेमेंट आया था। ये यूजुअली हम देखते हैं ये रेस्टोरेंट्स और जूस दुकानें वहां पर ज्यादातर होता है। क्लॉथिंग हम्म। वगैरह में ये कम होता है क्योंकि वहां पर उनको ट्रैक मेंटेन करना होता है हर इनवॉइस का। तो अगर आप देखोगे अगर कपड़े के दुकान में वो हो रहा है वो चीज कि वो यूपीआई पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ आपको इनवॉइस भी मिलेगा कि आपने इस इनवॉइस के अगेंस्ट में स्कैन करके पेमेंट किया है। जैसे हम रिलायंस में जाके परचेज करते हैं या डीमार्ट में जाके परचेज करते हैं, तो उस लास्ट स्टेप पर हमको वो क्यूआर दिखता है जहां पर पेमेंट करना होता है और उसके बाद अपना इनवॉइस बनता है। हम्म। तो उस प्रोसेस से वो लोग ट्रैकिंग करते हैं कि इस इनवॉइस के लिए ये पेमेंट आया था जिसका यूपीआई बैंक में रिफ्लेक्ट हो रहा है।
तो ये यूजुअल प्रोसेस होता है और ये सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में इंटीग्रेटेड होता है। अच्छा, अभी हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुना हुआ था कि कोई पानी पूरी वाला था, जिस पर मतलब कि आईटीआर का जो भी है, इनकम टैक्स के थ्रू नोटिस जीएसटी आया का। था। जीएसटी का, हाँ सॉरी, जीएसटी का नोटिस आया था। कुछ उनका 40 लाख तक ट्रांजैक्शन हो गया था। यस। तो एक पानी पूरी वाला कैसे साबित करेगा कि ये मेरा है? उसका क्या सिस्टम है? जैसे नॉर्मल लोग, मैं ही, मेरे पर ही बहुत लोग यूपीआई कर देते हैं, कैश करके दे दो, या मेरा 1 लाख ले लो भैया, कैश कर दो। हम्म। नॉर्मल गांव देहात में ऐसा होता रहता है। तो राइट। ये कैसे होगा भाई? इस पे तो फिर तो ये तो आपकी नहीं अर्निंग में आ जाएगी। नहीं, देखिए उसमें चीज क्या है ना कि आपको कभी बिजनेस और पर्सनल को मिक्स नहीं करना है। सारे लोग यही एक गलती करते हैं कि मैं, अपने दोस्त ने मेरे को 1 लाख दिया, मैंने उसको कैश दे दिया, और ये ट्रांजैक्शन मैंने कहा किया अपने सेविंग्स अकाउंट में किया। फिर मैं हम्म। यूपीआई जो मेरा अगर मेरा दुकान का यूपीआई है, जैसे मैं पानीपुरी वाला हूँ और मेरा यूपीआई मैंने लगाया हुआ है, उसका पेमेंट्स कहाँ जा रहा है, उसका पेमेंट मेरे सेविंग्स अकाउंट में जा रहा है। तो अभी किसी को हम्म। पता ही नहीं है कि आपका पानीपुरी का पेमेंट आ रहा है, ये आपके पर्सनल पेमेंट आ रहा है, आपके दोस्त ने पे किया है। तो वो जब मिक्स होता है ना, तभी ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो इसीलिए मतलब जब आप बैंक में भी जाओगे, आप अकाउंट खोलने के लिए आपको पहला सवाल ये पूछा जाता है कि आपको सेविंग्स अकाउंट चाहिए या करेंट अकाउंट चाहिए। हम्म। क्योंकि सेविंग्स आपका पर्सनल होता है और करंट आपके बिजनेस के लिए होता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, उसके लिए आप अपना बिजनेस का अकाउंट यूज करो एक्सक्लूसिवली वहां पर, ताकि आपका जो भी यूपीआई से पेमेंट आएगा वो आपके बिजनेस बैंक अकाउंट में जाएगा, जिससे हम्म। कि आप बता सको कि ये मेरा बिजनेस का बैंक स्टेटमेंट है, इसमें मैंने साल में 20 लाख का पानीपुरी बेचा था, फॉर एग्जाम्पल। हम्म। वही हम्म। अगर मेरे दोस्त ने मेरे को कुछ पैसा दिया है, मैंने उसको कैश में रिटर्न किया है, फिर उसने वापस लाके मेरे को कैश दे दिया, मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट किया, तो ये पूरा अगर मेरे सेविंग्स अकाउंट में है, तो इसका एक क्लियर ट्रेल बन जाता है कि ये सारा मेरा पर्सनल ट्रांजैक्शन है, कोई पानीपुरी का ट्रांजैक्शन नहीं है। तो कंफ्यूजन वहां से स्टार्ट होता है। तो अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हो, हमेशा पर्सनल और बिजनेस को सेपरेट रखो, ताकि आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपके उत्तर से दो सवाल मुझे और आ गया। जैसे कि आपने बोला कि पानी पूरी वाला का 20 लाख मान लीजिए ट्रांजेक्शन है, बिजनेस अकाउंट में है, तो वो बता सकता है कि ये मेरा पानी पूरी बेचा गया। तो वो कैसे काउंट होगा उसका? वह एनुअल इनकम बचत होगा, तभी तो बोलेंगे उसको कि ये मेरी इनकम है, या कैसे क्या होगा? कैसे नहीं वो नहीं, टैक्स फाइल करे? तो जब नहीं नहीं, तो देखिए उसका एक अलग सिस्टम होता है कि अगर मैं पानीपुरी वाला हूँ और मैंने 20 लाख का पानीपुरी बेचा है, या फिर मेरे को जी भाई। पेमेंट रिसीव हुआ 20 लाख का, ये मेरा प्रॉफिट नहीं है, ये हम्म। मेरा रेवेन्यू है। रेवेन्यू, वही तो रेवेन्यू मैं भी कह मतलब रहा हूँ, जो हाँ। मैंने सेल्स किया, तो मैंने 20 लाख का हम्म। पानीपुरी बेचा, इसमें से मैंने हम्म। कमाया कितना वो मेरे को अभी पता करना है। तो इसमें से मैं हम्म। सारे अपने खर्चे निकालूंगा, जैसे मैं गया होगा, सारे सब्जियां वगैरह मैंने खरीदी, फिर मैंने पानीपुरी बेचने के लिए स्टॉल खरीदा, फिर उसका जो भी खर्चा आया वो पूरा लिया। फिर रेगुलरली पैकिंग के मटेरियल्स मेरे को लेने पड़ते हैं, थोड़ा मैं जोमेटो पे बेचता हूँ, उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। ये सारे जो भी खर्चे, ये सारे आप सेविंग्स अकाउंट से ही करोगे। यानी कि हम्म। जो सेविंग्स अकाउंट में मेरा पैसा आया वो सारा मेरा पानीपुरी बेचने से आया, और जो भी सारा हम्म। पैसा गया वो या तो मेरे हम्म। खर्चे में गया या फिर मेरे सेविंग्स अकाउंट में गया। हम्म। राइट। तो जब मैं अपने सारे सेल ट्रांजैक्शन से अपना कॉस्ट माइनस करूंगा, जो भी मेरा खर्चा हुआ, जो लास्ट में बचेगा, शायद 1 लाख बचेगा, 2 लाख बचेगा, जितना भी बचेगा वो मेरा प्रॉफिट बनता है, उस पर मेरे को हम्म। टैक्स देना है। तो तो अभी ये तो आज कोई के पानी, जैसे मान लीजिए कोई पानी पूरी वाला तो ये भी कह सकता है कि मुझे कि जैसे उसकी बचत 10 लाख हुई हो, लेकिन वो फिर कह सकता है कि मुझे 5 लाख की हुई है। नहीं, पर उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए ना, कि अगर मैं बता रहा हूँ कि जैसे समझ लीजिए मैं पानीपुरी वाला हूँ, तो मेरा हर रोज का खर्चा कितना होगा, हम्म। 1,000 रुपये होगा, 2,000 होगा, 5,000 होगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं हर लाख में एक लाख रुपए का खर्चा कर रहा हूँ। हम्म। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी अपना कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप पानीपुरी वाले हो तो आपका दिन का खर्चा मिनिमम टू मिनिमम एक एवरेज बेसिस पे इतना ही होगा कि 1,000 2,000 होगा। लेकिन हम्म। अगर कोई पानीपुरी वाला ये बता रहा है कि मैंने 20 लाख का सेल किया और मैंने कमाया 20,000, यानी कि आपने कुछ तो वहां पर जोल किया है, क्योंकि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि आप जी बीस भाई। लाख का माल भेजो और सिर्फ 20,000। तो फिर वो आपसे पूछेंगे कि जो खर्चा किया उसका डॉक्यूमेंट ला के दो, कि आप बता हम्म। रहे हो कि मैंने 5 लाख खर्चा किया गाड़ी लेने के लिए, उसका इनवॉइस हम्म। किधर है, गाड़ी हम्म। किधर है। तो ना वैसे हम्म। वो क्वेश्चनिंग होता है, तो वहीं पर आपका वो पूरा, जो भी लोग बोगस क्लेम करते हैं, ये मतलब
अगर सिंपल सा एग्जांपल बताओ तो सैलरी वाले जो थे, 4-5 साल पहले यही होता था, 3-4 साल पहले भी यही होता था कि जो एटीसी के डिडक्शन थे, कि लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट का आपको 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता था, या फिर हाउसिंग लोन का 2 लाख का मिलता था, पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन का आपको पूरा मिलता था। तो लोग ऐसे हम्म। सिर्फ बोगस अमाउंट डाल देते थे आईटीआर में कि मैंने 1.5 लाख का प्रीमियम भरा है एलआईसी का। आप उनसे प्रीमियम की रिसिप्ट पूछो तो बोलते नहीं है मेरे पास। हम्म। तो ऐसे बोगस एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है तो फिर हम्म। उसके ऊपर वो एक्शन होता है, पेनल्टी लगती है, तो वो बहुत सारी चीजें होती है। इसीलिए जी। जब भी आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हो उसका सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करो, आपके लिए भी सिंपल है, इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए भी सिंपल है, क्योंकि आपको फिर टैक्स से बढ़ के कोई पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरी चीज, इसका तो उत्तर हो गया। दूसरी की जैसे सेविंग अकाउंट, जैसे नॉर्मल लोग अपना ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश आउट दे देते हैं, किसी कोई मांग लिया 1 लाख भेज दो, मैं कैश आउट कर दे रहा हूँ, दे दे रहा हूँ, तो ये कहाँ तक लिमिट है? नहीं, ये आपको आइडियली 1 लाख के ऊपर नहीं करना चाहिए। 2 लाख का वो लिमिट आता है, पर फिर भी आप किसी के साथ भी कर रहे हो, आप बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट आउट निकाल लो, वहां पर लिख के रख लो कि आपने किसको दिया और उसका पैन नंबर क्या है। जैसे हम्म। जैसे अगर आज 4 तारीख को आप बीएमसी भाई, आप मेरे से पूछ रहे हो कि 1 लाख का मेरे को कैश दे दो, मैं आपको यूपीआई देता हूँ। तो जी। मैंने आपको कैश तो दे दिया, पर मैं लिख के रखूंगा बैंक स्टेटमेंट में या मेरे नोट्स में कि मैंने आपको दिया है। और फिर कल जब आप हम्म। मेरे को रिटर्न करोगे, मैं लेके जाके अपने बैंक अकाउंट में वापस डिपॉजिट कर दूंगा। तो इससे वो तो पूरा एक ट्रेल बन जाता है। मेरे को ट्रेल बनाना है, आप में कुछ भी करो, कैश को यूपीआई करो, यूपीआई को कैश करो, हमेशा मेरे को एक चीज ध्यान रखना है कि ये ट्रांजैक्शन वापस रिवर्स होना है। हम्म। अगर यूपीआई टू कैश हुआ है तो कैश टू यूपीआई वापस होना है, ताकि वो ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाए। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अच्छा, तो इस पे जैसे कि एनुअल लिमिट वगैरह कुछ ऐसे नहीं है कि इतना आप साल में यूपीआई करेंगे तो आपको कोई भी नोटिस नहीं आएगा, नहीं या नहीं, आपका नॉर्मल? नोटिस आपको यूपीआई लिमिट के बेसिस पे नहीं आता है, वो उसके अलग क्राइटेरियाज होते हैं कि आपने कैश बहुत डिपॉजिट कर दिया अकाउंट में, 10 लाख के ऊपर का आपने कैश डिपॉजिट कर दिया, आपने 5, 6, 7, 10 करोड़ तक के ट्रांजैक्शंस कर दिए अपने सारे बैंक अकाउंट्स में मिला के, मतलब पैसा आ हम्म। रहा है, पैसा जा रहा है, बहुत हाई वॉल्यूम्स में हो रहा है, और उसका कोई जीएसटी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, आपने कहीं हम्म। पर उसको रिपोर्ट नहीं किया, आपके आईटीआर में कोई इनकम नहीं दिख रहा है, तो फिर आपको वो आने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ सैलरी इनकम आ रहा है, आप 2-3 लाख रुपए क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे प्रॉफिट हो रहा है, ये आप पूरा आईटीआर में डिक्लेयर करो, तो फिर आपको कभी नोटिस आएगा नहीं, क्योंकि सब कुछ मैच हम्म। हो जा रहा है वहीं पर। अच्छा, एक चीज और, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे दोस्त मेरे, मतलब दो चार पांच, मुझे पेमेंट दे दिए, ठीक है, यूपीआई दे दिए, मैं कैश आउट करा लिया, ठीक है, हम्म। और उसका फिर दोबारा क्लोजिंग डाटा नहीं है, तो इस पर क्या होगा? नहीं, इस पर आइडियली ये होगा कि आपको अगर कल को नोटिस आता है तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि ये कौन बंदे थे जिनसे आपको पेमेंट आया और फिर आपने उसको कैश करके दिया। और दूसरा चीज हम्म। भी आपको ये बताना है कि आपके पास कैश आया कहाँ से, कि आपने बैंक से हम्म। विड्रॉल करके दिया, या फिर आपके पास कैश पहले से पड़ा था जो आपने दिया। अगर नहीं पहले से नहीं, जैसे, पड़ा था हाँ तो सही है, आपका सही है। जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरा दोस्त है यक्स, उसने मुझे हम्म पेमेंट किया 1 लाख का यूपीआई के थ्रू, और मैंने उसे कैश आउट करा के उसको ही दे दिया, ठीक है, तो हम्म। यहाँ पर तो डाटा है कि भाई आप में पैसे आए हैं 1 लाख, लेकिन यस। फिर वो मेरा भी पैसा नहीं है कि मैं टैक्स दे दूं उसका। और दूसरी चीज, जब वो मुझे या मैं उसको पैसे वापस कर रहा हूं तो वो कैश ही मुझे दे रहा है दोबारा, कैश, तो उसका कोई वो नहीं है कि मतलब रिकॉर्ड है, तो इस पर क्या करना पड़ेगा? नहीं, इस पर आइडियली जब भी आपको यूपीआई आता है ना और वो आपका दोस्त बोलता है कि मेरे को कैश करके दो, तो आपको पहली चीज हम्म। करनी है कि अगर आपके पास कैश भी पड़ा है आप कैश दे दो, पर आपको बैंक से जाके उतने का उतना एग्जैक्टली विड्रॉ करना है। कुल मिला करके कि ताकि डाटा हमें रखना है। हाँ, वो डेटा आपको रखना है। तो आपको बैंक से वो विड्रॉ करना है, और जब भी वो वापस देगा वो आप लेके वापस बैंक में डिपॉजिट कर दो और फिर उसको वापस भेज दो। ओके ओके, वैसे भी ताकि 12 लाख आपका तक तो अब, हाँ, वैसे भी अब तो 12 लाख तक तो कोई इशू नहीं रहेगा एनुअल। नहीं नहीं, वो कैश का अलग है, कैश का सेपरेट ट्रांजैक्शन है। अगर आपने 2 लाख का क्रॉस कर दिया एक पर्सन के साथ साल का लिमिट, तो आपका पेनल्टी हम्म। जो लगेगा वो 100% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू लगेगा।
यानी कि अगर आपने किसी को साल में 3 लाख का यूपीआई टू कैश करके दिया है, तो उसका आपका हम्म। जो पेनल्टी लगेगा वो पूरा 3 लाख का पेनल्टी लगेगा। तो इसीलिए ये मतलब आप इस नहीं करो तो बेटर है, क्योंकि आपको इस पूरे जमेले में नहीं पड़ना है कि मैं किसी से यूपीआई लूँ उसको कैश दो। ये आपको नहीं करना है। आपको बस आप अपना ट्रांजैक्शन करो, साल में एक दो बार दोस्त को अर्जेंट चाहिए आपने हेल्प कर दिया, वो ठीक है, वो अलग बात है। पर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस अकाउंट में नहीं होने चाहिए। ओके ओके। और दो एक चीज और आती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं टैक्स और आईटीआर में। तो आईटीआर क्या होता है, टैक्स क्या होता है, इसको थोड़ा समझा दीजिए। तो आईटीआर जो है वो आपका फॉर्म है बेसिकली, जिसमें आप बताते हो कि मैंने साल में किस किस सोर्सेस से क्या कमाया है। जैसे मेरे को सैलरी अगर मिलता है तो मैं सैलरी का वहां पर डिटेल डालूंगा कि मैं काम कहाँ पर करता हूँ, मेरा एड्रेस क्या है, मेरे को सैलरी कितना मिला है, और फिर उसमें मेरे जी। को क्या कोई बेनिफिट मिला है। अगर मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग का डिटेल ऐड करूंगा कि मेरा शेड्यूल वीडियो रिपोर्ट पूरा भरा हुआ है या नहीं, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना बाई सेल हुआ है, कोई बिजनेस हम्म। इनकम है वो भी मैं ऐड करता हूँ। तो एक बेसिकली एक पूरा फॉर्म है, इनकम टैक्स रिटर्न को पूरा फॉर्म बोलते हैं, जिसको आपको फिल करना पड़ता है। पूरे साल में मैंने क्या क्या किया है जिससे मेरे को पैसा कमाई हुआ है, और वो किस किस सोर्सेस से हुआ है, चाहे कैपिटल गेन से हुआ है, क्रिप्टो से हुआ है, सैलरी से हुआ है, बिजनेस से हुआ है, ये पूरा मेरे को डिक्लेयर करना पड़ता है। और फिर उसमें जो टोटल इनकम आपका बनेगा उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा कि इस पर आपको टैक्स कितना देना है सरकार को। फिर आप हम्म। जाके उसका पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद आपको चालान मिलेगा कि ये आपने सरकार के पास डिपॉजिट कर दिया टैक्स। उस हम्म। चालान का नंबर आप अपने आईटीआर में डालोगे और फिर आईटीआर आपका सबमिट होता है कि ये हम्म। मेरा आईटीआर है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि समझे मैंने 1 करोड़ का टोटल साल में अर्निंग किया है। उस पर मेरा जो हम्म। टैक्स लगा वो 40 लाख का टैक्स लगा है, फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि 40 लाख का लगा है। तो हम्म। 40 लाख का ये चालान है जहाँ पर मैंने एसबीआई में जाके डिपॉजिट किया है। हम्म। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। तो टैक्स पेमेंट जो है वो एक सेपरेट प्रोसेस है, लेकिन वो आईटीआर में आपको दिखाना पड़ता है कि मैंने टैक्स पे कर दिया है, और इसका चालान नंबर ये है। उसके बाद आप जब सरकार के पास आईटीआर फाइल करोगे तो फिर सरकार के पास एक डॉक्यूमेंट बन जाता है कि डीएमसी बाई का सेविंग्स अकाउंट है जिसमें 1 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। 1 करोड़ का रेवेन्यू मेरे को आईटीआर में दिख रहा है। उस 1 करोड़ पर इनका प्रॉफिट हुआ है समझिए 70 लाख रुपए, तो 70 लाख रुपए पे जो भी टैक्स बनता है ये इस चालान से पे हो गया है। तो सब कुछ हम्म। मैच हो रहा है अभी। और जब अच्छा। ये मैच नहीं होता है तभी जाके लोगों को नोटिस आता है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी या कोई, जैसे हम ही लोग कभी कोई प्रमोशन करते हैं, तो वो लोग हमसे कहते हैं कि इनवाइस दे दो, अपना पैन कार्ड वगैरह ऐड ऑन कर दो, अकाउंट नंबर दे दो, तो हम लोग दे देते हैं। तो मान लीजिए डील हुई है 30,000 में, तो वो लोग हमको 30,000 पूरा नहीं देते हैं, बल्कि 1-2% कट कर लेते हैं, बोलते हैं कि आप आईटीआर टाइम आपको वापस हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? नहीं, तो ये टीडीएस होता है। तो जब भी आप सर्विस हाँ। हाँ। प्रोवाइड करते हैं ना, तो सर्विस सर्विस आपने सर्विस दी है, इसका सिर्फ दो लोगों को पता है कि आपने सर्विस दी है। एक आपको पता है और एक आपके क्लाइंट को पता है। लेकिन जी। सरकार को नहीं पता है कि आपने सर्विस दी है, क्योंकि सर्विस पूरा एक जी। इंटेंजिबल होता है, इसको आप देख नहीं सकते। हम्म। वही अगर मैं बात करूं गुड्स की, जैसे मैंने एलजी का कोई फ्रिज खरीद लिया, एसी खरीद लिया, तो हम्म। एलजी पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भेजेगा। उसका एक ईवे बिल हम्म। बनेगा पहले, तो जिससे कि सरकार को हम्म। पता चलेगा कि ये एसी मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चर फैक्ट्री से एलजी के ऑफिस गया, एलजी के ऑफिस से डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में आया, डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस से रिटेलर के पास आया, रिटेलर से मेरे घर तक आया। उसका पूरा ट्रेल बन गया कि एक एसी कहाँ से बना, कहाँ तक गया, और किसने हम्म। परचेज किया। यही हम्म। सर्विस इंडस्ट्री में सरकार को कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि किसने किसको क्या सर्विस दी है किसी को पता नहीं है। ये बस उन हम्म। दोनों को पता है, जिसने सर्विस दिया और जिसने सर्विस लिया। तो हम्म। इसको ट्रैक करने के लिए उन्होंने टीडीएस का मैकेनिज्म बनाया। उन्होंने बोला कि अगर हम्म। आप कोई सर्विस ले रहे हो और उसका आप पेमेंट कर रहे हो, उसमें से हम्म। आप 1% या 2% या जो भी वो रेट रहेगा उस रेट से आप टीडीएस डिडक्ट करो और हमारे पास टीडीएस रिटर्न में फाइल कर दो कि मैंने हम्म। डीएमसी बाई को पेमेंट किया था एडवर्टाइजिंग के लिए। तो हम्म। अभी मेरे को पता चलेगा कि सोनू ने एडवर्टाइजिंग की सर्विस ली थी डीएमसी बाई से, उसका पेमेंट किया था हम्म। 1 लाख, 1 लाख पर 2% का टीडीएस करना था फॉर एग्जाम्पल, तो 2,000 का टीडीएस डिडक्ट हुआ है और डीएमसी बाई के हम्म। पैन में डिपॉजिट हो गया है। तो अभी हम्म। आप अपना आईटीआर फाइल करोगे, क्योंकि आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। मेरे को आपको जी। 1 लाख देना था पर मैंने 98,000 दिया है, और 2,000 मैंने सरकार के पास आपके पैन के अगेंस्ट में डिपॉजिट कर दिया है। जी।
तो अभी क्योंकि आपका अमाउंट कम मिला है तो आपको आईटीआर फाइल करना है, जिसमें आप अपना ये 1 लाख का इनकम दिखाओगे। उस 1 लाख के इनकम पर आपका जो भी टैक्स बनेगा उसमें से ये 2,000 का टैक्स माइनस होगा। हम्म। यानी कि अगर आपके पूरे साल में सिर्फ 1 लाख का इनकम है तो आप उस 12 लाख के नीचे हो, तो आपका टैक्स जीरो होना चाहिए। तो दो अभी हजार टैक्स तो वापस। आपका जीरो हो गया, पर 2,000 हम्म। डिपॉजिट है गवर्नमेंट के पास, ये आपको रिफंड हो हम्म। जाएगा। तो हम्म। ये उसका मतलब है। यही। अगर यही दूसरा केस होता कि आपका 1 करोड़ का इनकम है और उस पर आपका 30 लाख का टैक्स बन रहा है, पर सरकार के पास 30,000 टीडीएस के नाम पर डिपॉजिट है, तो उस हम्म। 30 लाख से आपका पहले ये 30,000 माइनस होगा और जो भी 29,70,000 बचेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हाँ। टीडीएस का। अच्छा, तो अभी क्रिप्टो से लेकर के एक खबर आई है कि अगर आप अनडिस्क्लोज कोई एसेट रखते हैं तो उस पे आपको 70% तक पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो ये क्या, कहाँ तक सही है और कैसा है? नहीं, पहली बात तो ये 70% का टैक्स अमाउंट पूरा गलत है। ये ऐसा कोई, इस रेट का कोई टैक्स है ही नहीं पूरे इनकम टैक्स एक्ट में। तो ये सत्तर हम्म। परसेंट का नंबर ही गलत है। और दूसरा चीज ये है कि ये कोई नई खबर नहीं है। तो यहाँ हम्म। पर ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम का जो मतलब है ना, वो पहले से डिफाइन किया गया है। तो हम्म। अगर मैं ऐसे बताऊं कि चेंज क्या हुआ है, ये अगर मैं समझाऊं, कि आपने सुना होगा न्यूज में कि कोई बड़े कंपनी के ऑफिस पे इनकम टैक्स की रेड हुई है, कोई एमएलए के घर पे इनकम टैक्स की रेड हुई है, कोई जी। आईएएस के घर पे छापा मारा गया है। तो इस जी। पूरे प्रोसेस, जो ये आईटी रेड्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं सर्च एंड सीजर। जो जी। लीगल टर्म्स में इनको सर्च एंड सीजर बोलते हैं। तो इस जब ये प्रोसेस होता है कि किसी के घर पे रेड होता है, किसी के घर पे छापा लगता है इनकम टैक्स ऑफिसर का, तो हम्म। उस केस में अगर उनको कोई क्रिप्टो मिलता है हम्म। तो उसको ये लोग अनडिस्क्लोज्ड इनकम कंसिडर करेंगे सर्च पर्पस के लिए। अभी यहाँ पर एक हम्म। कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि जब मैं छापा मारता हूँ, अगर मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ और मैं किसी हम्म। टैक्स पेयर के घर पे छापा मारता हूँ, तो मेरे को हम्म। जो डेटा मिलेगा वहां से, वो हम्म। बहुत सारे सालों का मिलेगा। कोई डेटा हम्म। 24-25 का होगा, कोई डेटा 2014-15 का होगा, कोई डेटा जी। 20-21 का होगा। तो सारे सारे अलग 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 साल का मेरे को मिलेगा। अभी पहले क्या हम्म। होता था कि मेरे को हर साल का एक एक करके पूरा उसका रिटर्न चेक करना पड़ता था। हम्म। पर अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया सिस्टम लाया कि अगर मैं छापा मार रहा हूं तो मैं 6 साल तक का एक साथ में क्लब करके उसका मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा। हम्म। तो बस ये एक ही चेंज हुआ है कि जब मैं छापा मारता हूँ और मैं 6 साल का आईटीआर मिला के एक आईटीआर बना के उसका मैं टैक्स चेक कर रहा हूँ, तो उसमें मैं क्रिप्टो को भी कर सकता हूँ। ये एक हम्म। ही चेंज हुआ है। यानी कि ये इस साल से आपको कोई नया टैक्स के फॉर्म में नहीं आया। अगर लास्ट ईयर भी आपके घर पे छापा लगता, वहां पर क्रिप्टो मिलता, तो भी आपका जो टैक्स है वो लगता, 60% का आपका टैक्स लगता, उसके ऊपर सरचार्ज लगता, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा 50% का। सब कुछ मिला के आपका जो क्रिप्टो का वैल्यू है उससे ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर ये अनडिक्लेयर्ड इनकम आपके सर्च में मिलता है तो। लेकिन अभी अगर अ- ये पूरे इस अभी जो बजट में चेंज हुआ है कि 6 साल का आप एक साथ में क्लब करके ये पूरा प्रोसेस कर सकते हो, तो इस केस में जो पेनल्टी आपकी लगेगी वो रहेगी 60% ऑफ द वैल्यू। अगर मेरे पास 1 करोड़ का बिटकॉइन है, उसके ऊपर मेरे को 60% का टैक्स देना है, उसके ऊपर मेरे को 50% का पेनल्टी लगेगा। 60 लाख के अमाउंट पर जो मेरा टैक्स बनता है उसके ऊपर 50% का पेनल्टी लगेगा। हम्म। यानी कि टोटल मेरा टैक्स मिला के अभी आ 30 लाख। गया है 90 लाख तक। हाँ, 60, 30, यानी 90। कि यस, इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट अलग से लगेगा। तो ये आप पूरा मिलाओगे तो, जी। अगर आपके घर पे रेड होता है और आप, पर इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मैं पहले बता दूं कि कोई भी क्रिप्टो इन्वेस्टर के घर पे रेड नहीं होगा। 99.99% लोगों के घर पे रेड नहीं होगा। हम्म। ठीक है, क्योंकि अगर आप, जब तक आपके पास इतनी संपत्ति नहीं है जो आपने डिक्लेयर नहीं किया, आपके घर पे रेड नहीं होगा। क्योंकि रेड कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि ऑफिसर आप मुंह दिखा के आपके घर के ऊपर आ वैसे जाता भी है और इतना बोलता है कि प्रॉफिट मेरे को किसी चेक को दो। होता नहीं है। वैसे भी सर एग्जैक्टली। किसी को इतना प्रॉफिट होता नहीं है, और जिनको होता है वो इंडिया में है नहीं, जिनका सीआरओ में, एग्जैक्टली। वो दुबई में शिफ्ट हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिनके पास है प्रॉपर्टी, मतलब है क्वाइंस, बिटकॉइंस है। वे इंडिया में है ही नहीं, वो अपना एक कंपनी रजिस्टर कर ली और टैक्स दे ही नहीं रहे हैं।
एग्जैक्टली वही मैं बता रहा हूँ भाई कि ये मतलब लोगों को डरा डरा के, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब आई डोंट नो कि रीजन क्या है, पर वो लोगों को डराने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, और यही हुआ है। वो 70% का हम्म। नंबर भी गलत है, ये पता नहीं है कि कहाँ से आया है। पर पर यही हम्म। होता है, जब कोई चीज को बहुत ज्यादा हाइप कर देते हैं ना, तो ये सारी गलत गलत इन्फॉर्मेशन जाती है। तो आपने सुना होगा कि आपने कितनी बार सुना है कि लास्ट एक महीने में कितने रेड हुए इनकम टैक्स के। आपने शायद सुना भी नहीं होगा कि कहीं पर रेड हुआ है। जी। क्योंकि वो ऐसे नहीं होता है कि कोई ऑफिसर मुंह दिखा के आपके घर के पास आएगा और बोलेगा मेरे को आपका घर देखना है, कि आपके पास क्या हम्म। क्या है। तो वो ऐसे नहीं होता, उसका पूरा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बनता है। और जैसे आपने बताया, जिसके पास पैसा है वो यूएई जाएगा, पहले तो दुबई जाएगा, हम्म। क्योंकि वहां पर हम्म। जीरो टैक्स है, वो इंडिया में रहेगा नहीं। तो बात वही है कि ये जो भी अभी नया सिस्टम आया है, ये सारे सर्च रेड वाले केसेस के लिए है, ना कि नॉर्मल केसेस के लिए। नॉर्मल केसेस पर आपको एक चीज इंश्योर करना है कि आपको इस पूरे फालूदे में नहीं फंसना है। तो आपको अपना आईटीआर फाइल करना है। आईटीआर में क्रिप्टो का सेक्शन आता है, शेड्यूल वीडीए। उस पूरे हम्म। में आपका जो भी साल में क्रिप्टो का ट्रेडिंग हुआ, उसका आप डिटेल वहां पर पूरा डाल दो कैलकुलेट करके। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हम्म। इससे आपका, आप कभी इस पूरे फालूदे में नहीं फंसोगे कि आपका अनएक्सप्लेन्ड है, या फिर आपका कोई क्रिप्टो डिक्लेयर नहीं हुआ है। ये कोई भी आपके ऊपर इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपने शेड्यूल वीडियो डिक्लेयर करके अपना आईटीआर फाइल कर दिया है। तो बस आपको ये एक ही चीज ध्यान में रखना है, और बाकी कोई भी मतलब 60 हो, 70 हो, 100% हो, ये पूरा टैक्स आप पर कोई एप्लीकेबल नहीं होता है। आपको बस 30% का लेके चलना है। जी। अभी भाई एक और सवाल, जैसे कि 12 लाख 10 लाख पर, जो 12 लाख पर टैक्स नहीं था, उसमें एक चीज और आती है कि अगर आप 12 लाख सलीना कमाते हैं और उसमें से 2 लाख आप शेयर मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में एड ऑन करके पैसे कमाते हैं, तो फिर उसका क्या है? हाँ, तो इसका मैं बता दूं कि ये 12 लाख का जो लिमिट है, ये सारे स्पेशल इनकम के, स्पेशल टैक्स रेट के इनकम को छोड़ के है। स्पेशल टैक्स रेट का मतलब होता है कि जिस पर स्लैब रेट नहीं लगता है। जो हमने स्लैब रेट देखा था पहले, 0 to 4 लाख, 4 से 8 लाख, उस वो हम्म। रेट जिस भी इनकम पर नहीं लगता है, वो पूरा इस 12 लाख के लिमिट से बाहर है। हम्म। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मेरे को 12 लाख का सैलरी मिल रहा है, 2 लाख का क्रिप्टो प्रॉफिट हुआ है, टोटल मैंने कमाया 14 लाख। हम्म। अब इस 14 लाख पर टैक्स ऐसे कैलकुलेट होगा कि 12 लाख मेरा सैलरी है, उस पर जीरो टैक्स हम्म। रहेगा। और जो 2 लाख का मेरा प्रॉफिट है, उस पर मैं 30% से टैक्स पे करूंगा, जो कि 60,000 रुपये आएगा। हम्म। तो इस पूरे 14 लाख के इनकम पर मेरे को टैक्स जो पे करना है, वो सिर्फ 60,000 रुपये, और उसके ऊपर जो 60% का सरचार्ज लगेगा वो लगेगा। यही अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं कि मेरा सैलरी 10 लाख का है, और मेरा हम्म। क्रिप्टो का प्रॉफिट 2 लाख का है, इस केस में मेरा जी। टैक्स क्या होगा? इस केस में जी। भी मेरा टैक्स सैलरी के 10 लाख के सैलरी पर जीरो ही रहेगा, क्योंकि वो अभी भी 12 लाख के लिमिट के नीचे है। और क्रिप्टो जी। का जो 2 लाख का प्रॉफिट है, उस पर मेरे को पूरा फ्लैट 30% टैक्स पे करना है, जो कि 60,000 रुपये आएगा। जी। और यस। उस पे सरचार्ज। और वो जो 4% का सेस लगेगा, सरचार्ज आपका अगर हम्म। इनकम 50 लाख क्रॉस कर रहा है तो ही लगेगा। अच्छा, 50 लाख। यस। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो अगर आपका स्टॉक मार्केट में भी कैपिटल गेन्स हो रहा है, उसका भी आपका फ्लैट लगेगा। अगर लॉन्ग टर्म है तो 12.5% का लगता है, वही लगेगा, ना कि स्लैब हम्म। रेट पे। ये सब यस। रियल इस्टेट का है तो अलग से लगेगा। मतलब जो यस। पार्टिकुलर जिसका जिसका है उस पे, वो तो भाई टैक्स में आएगा ही आएगा, आप कितना भी कमाओ, यस, 2 लाख जिसका कमाओ वो या एग्जैक्ट दिया दस हुआ रुपए है। हाँ, जिसका रेट बताया हुआ है कि ये 30 पर ही लगेगा, ये 12.5 पर ही लगेगा, उस पूरे का आपको हम्म। देना है। जो भी स्लैब रेट में आता है, जैसे आपका शॉर्ट टर्म स्लैब रेट में आता है, तो उसका वो स्लैब रेट के हिसाब से जाएगा, फिर वो 12 लाख के लिमिट में आप बेनिफिट ले सकते हो। अच्छा। अब भाई यस, जैसे जैसे ड्रीम लो। इलेवन का आपका इनकम आता है, ड्रीम इलेवन बहुत लोग खेलते हैं जो गेमिंग में आता है, उसका भी फ्लैट 30% है। तो उसका भी आपको हम्म। 30% देना है। वही अगर आप देखोगे, बैंक इंटरेस्ट जो आपको मिलता है, वो अपना स्लैब रेट से लगता है, उसका तो कोई स्पेशल रेट है नहीं। तो बैंक हम्म। इंटरेस्ट भी आपका 12 लाख के अंदर आ जाता है। तो ये मतलब एक बेटर स्कीम बनाया है इन्होंने। अच्छा, एक चीज और, जैसे मान लीजिए कि मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ठीक, हम्म। और मेरा 5-10 लाख कहीं और से अर्निंग हुआ है। नहीं नहीं, ये तो सवाल का आपने रिप्लाई दे दिया, जो मैं पूछना चाह रहा था वही कि भाई कुल मिलाकर 12 लाख हुई तो वो तो अलग हम लोग पे कर ही दे रहे हैं, हाँ हाँ। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत लोग पूछ रहे थे कि हम क्रिप्टो टैक्स कैसे फाइल करें, किसके थ्रू या हम्म। क्या सिस्टम है।
तो जैसे आप तो करते होंगे तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। राइट, एब्सोल्युटली भाई। तो अगर आप कभी भी क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेट करना, क्रिप्टो टैक्स फाइल करने का प्रोसेस जो होता है, पहले आपको अपना पूरा क्रिप्टो ट्रेडिंग का डिटेल्स इकट्ठा करना होता है, और फिर आप कोई हम्म। क्रिप्टो सीए का हेल्प लेते हैं, जो मतलब जो सीए क्रिप्टो में स्पेशलिस्ट होते हैं, ताकि वो आपके रिपोर्ट को देख के उसका एक शेड्यूल वीडियो रिपोर्ट बना सके, जो कि आपके आईटीआर में हम्म। जाता है। तो वो जी। रिपोर्ट आपको बनाना पड़ता है, या आप खुद बना सकते हो, या फिर कोई क्रिप्टो सीए की आप हेल्प लेके आप बना सकते हो। एक बार ये शेड्यूल वीडियो रिपोर्ट आपका बन जाता है, तो फिर ये आपको बस अपने आईटीआर में इंक्लूड करना होता है, और फिर आपको आईटीआर फाइल करना होता है। ये मतलब बहुत ही हम्म। सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप कोई टूल्स या सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो, उसके भी मतलब मार्केट में बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे, आप यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। हम्म। तो जैसे आईटीआर जब भरने जाएंगे तो उसमें दिखा देगा भाई कि आपका क्या हुआ है, कैसा सिस्टम है, टैक्स में आ रहा है, मतलब टैक्स तो देना ही क्रिप्टो गेनिंग पे। यस, एब्सोल्युटली। अगर आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग करके प्रॉफिट किया है, तो वो जो भी टैक्स बनता है आप टैक्स पे कर सकते हो उस पर। अच्छा, एक और सवाल क्रिप्टो ट्रेडिंग से आया कि लोगों का कहना है कि जैसे स्पॉट में तो हो गया 30% का, क्या फ्यूचर ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट पर लगता है या नहीं? क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस हो गया, उसमें तो हम कोई वो ऐसा चीज कर नहीं रहे हैं, बाइंग सेलिंग। राइट। तो अगर आप आईएनआर फ्यूचर्स कर रहे हो, जिसमें सिर्फ आईएनआर है, तो पूरे प्लेटफॉर्म जैसे बहुत सारे आई थिंक आईएनआर फ्यूचर्स के प्लेटफॉर्म्स है अभी मार्केट में, जहाँ पर आपको हम्म। बस आईएनआर डिपॉजिट करना है, आप आईएनआर में पूरा फ्यूचर्स करते हो, और फिर आप आईएनआर विड्रॉ करते हो। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन बहुत क्लियर है, बहुत क्लीन है, कि आपने कभी क्रिप्टो को छुआ ही नहीं है। हम्म। राइट। तो इस केस में आपका जो टैक्सेशन रहेगा वो नॉर्मल एफ एंड ओ का बिजनेस इनकम के फॉर्म में होगा, ना कि क्रिप्टो के फॉर्म में। लेकिन अगर आप क्रिप्टो फ्यूचर्स कर रहे हो, तो फिर वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो पूरा प्रोसेस है वो क्रिप्टो में हो रहा है। आपका हम्म। कॉन्ट्रैक्ट बाइंग क्रिप्टो में हो रहा है, आपका कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग क्रिप्टो में हो रहा है, और आपका कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट भी क्रिप्टो में हो रहा है। तो अगर मैं ऐसे हम्म। समझाऊं कि मैंने एक बिटकॉइन लिया 10 लाख पे, फिर मैंने उस बिटकॉइन को बिनेंस के फ्यूचर्स में शॉर्ट कर दिया कॉइन फ्यूचर्स में, जहाँ पर उस हम्म। कॉइन से फ्यूचर्स चलता है। तो इस हम्म। केस में मैंने बिटकॉइन बेच के बिटकॉइन का फ्यूचर्स लिया है। हम्म। तो जब मैंने बिटकॉइन को बेचा, वहां पर मेरा कैपिटल गेन्स लग गया, क्योंकि मैंने बिटकॉइन को बेच के फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है। हम्म। तो वो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जो आप मैन्युअली ट्रैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका हर घंटे, हर 4 घंटे पे मार्जिन पेमेंट्स भी होगा। आप मार्जिन हम्म। पेमेंट्स पे बैठ के टैक्स कैलकुलेट करोगे, उसका सेटलमेंट पे कैलकुलेट करोगे, तो ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आपको सिंपल रखना है, तो आप आईएनआर फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म यूज करो, जहाँ पर पूरा आईएनआर में होता है, ताकि आप हम्म। क्रिप्टो को टच ही ना करो, और आपका पूरा कैलकुलेशन भी सिंपल हो जाए। जैसे भाई मैं बाइनेंस मान लीजिए यूज कर रहा हूँ, मैं हम्म। यूएसडीटी डाल दिया या पी2पी कर लिया, वहां तो मुझे टीडीएस देना ही देना है। तो मान लीजिए मेरे यस। पास 100 यूएसडीटी है और मैं इसमें फ्यूचर में लॉन्ग कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ, प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो इस पे क्या सिस्टम है? मतलब कि यूएसडीटी और जैसे यूएसडीटी और बिटकॉइन का पेयर है हम्म। नहीं, तो उस तो केस में भी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आपने क्रिप्टो में ट्रेड नहीं किया है, क्योंकि आपका पूरा सेटलमेंट क्रिप्टो में हो रहा है। तो हम्म। आइडियली अगर आप यूएसडीटी फ्यूचर्स कर रहे हो, तो आपके लिए बेटर है कि आप इसको क्रिप्टो इनकम दिखा के उसका 30% पे कर दो। अदरवाइज अगर आपको सेफ, इट इज अ सेफ प्ले, क्योंकि वहां पर देर इज अ कॉम्प्लिकेशन। वो आपको हम्म। बोलेंगे कि आप पूरा कैलकुलेशन डिटेल में करके बताओ, कि कब बाई हुआ, कब सेल हुआ, कब सेटल हुआ। तो वो पूरा हम्म। कैलकुलेशन करना आपके लिए क्यूम्बरसम हो जाएगा, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अदरवाइज आप एक और चीज ये कर सकते हो, कि उस अकाउंट को पूरा फ्यूचर्स के लिए ही यूज करो, हम्म। ताकि आपका पूरा ट्रांजैक्शन एक तरह से ट्रेल में बन जाए। तो दैट इज वन थिंग दैट यू कैन डू, बट अल्टीमेटली आईएनआर फ्यूचर्स इज बेस्ट। अगर आपको कल को कोई इनकम टैक्स की क्वेश्चनिंग भी होती है, आप इजीली आईएनआर फ्यूचर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन यूएसडीटी फ्यूचर्स में वो इशू हो सकता है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के जैसे साफ तौर पे देखा जाए तो फ्यूचर ट्रेडिंग पर कोई टैक्स नहीं है अगर आप उसको साबित कर दे रहे हैं तो। यस, अगर आप साबित फि- कर सकते हो और आप वो रिस्क लेना चाहते हो, तो फिर आप, वो क्रिप्टो के बाहर है टेक्निकली। हाँ, टेक्निकली है कि क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग जो है। राइट। जी। तो ऑलमोस्ट लगभग सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। एक क्वेश्चन बचा है जिसका मैं 5-6 मिनट और आपका लेना चाहूंगा, लेकिन उसके लिए मैं एक छोटी सी और वीडियो करना चाह रहा हूँ। शुरू करता हूँ। क्रिप्टो या ड्रॉप को लेकर के भाई बहुत लोग परेशान रहते हैं, फिलहाल भाई ने काफी अच्छे तरीके से समझाया।
तो थैंक यू सोनू भाई, आपका मेरे ठीक है। चैनल पर आने के लिए और कीमती समय देने के लिए। नहीं नहीं, नो इश्यूज, ऑलवेज हैप्पी। डीएमसी भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। धन्यवाद भाई। ठीक है, बाय बाय। अब दोस्तों बात रही क्रिप्टो एयर ड्रॉप जो मिलता है उस पर जो टैक्स है क्या है कैसे है, क्योंकि उस पर भी टैक्स है और आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों उसकी वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल क्रिप्टो वाले दोस्त पर डाला, क्योंकि एयर ड्रॉप के ज़्यादा यूजर उसी चैनल पर हैं, तो वहाँ पर उस वीडियो को डालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक छोटी सी 10-15 मिनट की वीडियो है। अगर आप एयर ड्रॉप यूजर हैं या ड्रॉप गिफ्ट से पैसे लेते हैं क्रिप्टो में, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी चाहिए। हो सकता है कि इन स्क्रीन में अभी वीडियो मिल जाए, या आप जाकर के सर्च कर सकते हैं क्रिप्टो वाला दोस्त CA सोनू शर्मा, नहीं सोनू जैन, सॉरी सोनू जैन क्रिप्टो एयर ड्रॉप, तो उस वीडियो को देख लेना। बाकी आप लोग बताओ वीडियो कैसी लगी। भाई काफ़ी मेहनत से इस वीडियो को बनाने में समय लगा है, मतलब आप लोग देखे ही होंगे 1.5 घंटे तक 1 घंटे तक वीडियो है, और उसके बैकएंड में काफ़ी मेहनत होती है, कनेक्टेड कराना, एडिटिंग, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होता है भाई। इतने में मैं 10 दिन वीडियो बना लेता, फिर भी मैं आप लोगों को दिया क्योंकि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना। मैं बहुत कुछ आप लोगों को सिखाऊंगा इस चैनल पर, बस सपोर्ट करते रहो।